मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिसमें एक बार फिर प्रदेश की बेटियां बेटों पर भारी पड़ी। बेटियों की अपार सफलता पर जहां परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई, लेकिन धार जिले के ग्राम कनवासा की बेटी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 विषय में विशेष दक्षता प्राप्त की। लेकिन उसके बाद भी परिवार ने खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि उनकी होनहार बेटी की परीक्षा परिणाम के पहले दहेज लोभियों ने उसकी जान ले ली। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। और आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसको सुनकर, देखकर आप सहम जाएंगे। जी हाँ, हर घर एक उत्सव सा माहौल निर्मित हो जाता है जब उनके बेटे बेटियों का रिजल्ट आता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चों का जब रिजल्ट आएगा तो हम उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। और हर एक विद्यार्थी का भी सपना होता है कि जो मेहनत मैंने साल भर की है उसको रिजल्ट के रूप में जब वो परिणाम आएगा तो उसको उत्सव का रूप दूंगा या दूंगी। लेकिन उन विद्यार्थियों की पूरी अभिलाषा पर तब पानी फिर जाता है जब दहेज जैसी एक कुप्रथा के नाम पर उस विद्यार्थी की बलि चढ़ जाती है। जी हाँ, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक छात्रा अनुराधा की, जो कि राजपूत समाज की छात्रा थी और गिरोदा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की होनहार छात्रा थी। जब उसका 12वीं का रिजल्ट आने वाला था, उसके कुछ दिनों पूर्व ही उस छात्रा का दहेज जैसी कुप्रथा के कारण निधन हो गया था। जो तस्वीरों के माध्यम से आप रिजल्ट मेरे हाथ में देख रहे हो, वो हाल ही में 29 अप्रैल को जारी हुआ है। और उस छात्रा ने 4 विषयों में विशेष योग्यता भी हासिल की, लेकिन वह छात्रा अपनी खुशी को देखने के लिए जीवित नहीं बच सकी। और जीवित इसलिए नहीं बच सकी कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ अत्याचार किए। सामान्यतः मनुष्य 3 पीढ़ी देखने का सपना रखता है, किंतु वैवाहिक जीवन के अल्पकाल में ही दहेज प्रताड़ना की बलि चढ़ गई 20 वर्षीय युवती। हम बात कर रहे हैं बदनावर थाना अंतर्गत ग्राम कनवासा की विवाहित युवती अनुराधा की, जिसने हाल ही में कक्षा 12वीं में 4 विषयों में विशेष दक्षता हासिल की। जिसने हाल ही में कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम तो अब आया है, किंतु परिणाम देखने के लिए वो युवती आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका कारण दहेज प्रताड़ना बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर मृतक अनुराधा के परिजन गमगीन हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने मृतक अनुराधा के परिजन, अनुराधा के विद्यालय के प्राचार्य से चर्चा की। आइए जानते हैं अपनी होनहार बेटी और दहेज लोभियों को लेकर उनका क्या कहना है। जिससे कि वह छात्रा अपने प्राणों को त्याग दिया। अब उस छात्रा ने प्राणों को कैसे त्यागा, यह तो उसके ससुराल वाले जाने, वह छात्रा जाने और ऊपर वाला भगवान जाने। लेकिन छात्रा के इस कदम से, छात्रा की इस मौत से जहां उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है, चिंता और निराशा से उसका परिवार ग्रसित हो रहा है, तो वहीं जिस विद्यालय में वह छात्रा अध्ययनरत थी, वहां का विद्यालय स्टाफ भी माहौल गमगीन है। उनका कहना है कि होनहार छात्रा थी और रिजल्ट आने के बाद विद्यालय के प्राचार्य क्या कहते हैं। रिजल्ट आने के बाद में हमें पता चला है कि इसका भी 29 तारीख मतलब कल बोर्ड के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया, तो उसमें 78% उसका रिजल्ट आया। और 10th में इसका रिजल्ट है, मतलब साला में टॉपर बालिका रही है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़की इस दुनिया में भी नहीं है। हम सब लोग उसकी ये मतलब जो दुनिया में नहीं होने के कारण हम लोग सब परेशान है कि इस तरह से लड़की कैसे कदम उठा सकती। बहुत अच्छी पढ़ने में थी और उसका उस साल भी मतलब मीडिया के द्वारा उसका एक वीडियो बना हुआ है, हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ। वो लड़की इतनी अच्छी पढ़ने में है, पता नहीं कैसे क्या इसके साथ हुआ, ये हम नहीं जानते। पर लड़की बहुत अच्छी होनहार थी और बहुत अच्छी पढ़ने में थी और इस साल उसका 78% रिजल्ट रहा है। इस साल भी लगभग वो टॉपर की ही गिनती में बालिका है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उसका आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज की मांग कर रहे थे वो, क्या कि ये छोटी गाड़ी दी हमें, हमें बड़ी गाड़ी बुलेरो जैसी गाड़ी देना था। और ये कह रहे थे कि फ़ोन पे भी वो रो के बताती थी कि ये मांग रहे, वो मांग रहे, मेरे को मार कूट कर रहे हैं। और ये भी बता रही थी वो कि
मुझे मार ही डालेंगे। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार करे और जल्दी से जल्दी उनको सजा दे। और रिजल्ट पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी वो, और रिजल्ट मैं अपने हाथ में लेके बैठा हूँ। अब वो तो है नहीं, किसको बताऊँ मैं। कारण तो वो दहेज के प्रताड़ित करते थे उसको, और दद्दा सासू और दद्दा ससुरा बहुत परेशान करता था। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसका निराकरण करे, उस उसके सामने जो भी हुआ है उसका खुलासा करे। उनके घर वालों ने उनकी हत्या की उसकी। ऐसा कदम वो कभी भी नहीं उठा सकते थे। उनके घर वाले हमेशा उसे प्रताड़ित करते थे। वो तो यहाँ से अच्छे खुश खुश गई थी और अपनी परीक्षा दे के गई थी। छोटी मोटी बातें बता देती थी, मुझे परेशान कर रहे हैं दहेज के बारे में, ऐसा दिया वैसा दिया, छोटा दिया कम दिया, तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, ऐसा बताती थी। ने उसके रिजल्ट की खुशी में भी गम छुपाए हमारे लिए। हाँ, हमें बताती थी, वो बता देती कि हमें उनके ससुराल वाले मारते हैं, गाली गलौज करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, हाल ही में रिजल्ट आया है कक्षा 12वीं का, आप उसके साथ ही स्कूल जाया करती थी। क्या लगता था, किस प्रकार का व्यवहार था अनुराधा का, घर में किस प्रकार का वातावरण था? उसकी सारी सहेलियाँ उसकी अपने अपने रिजल्ट का स्टेटस डालते हैं, पर हम क्या करें, अब हम तो उसकी खुशियाँ भी नहीं मना सकते। इस प्रकार से अनुराधा की छोटी बहन नेहा बता रही है कि सारे जो उसकी सहेलियां थी वो रिजल्ट की स्टेटस डालकर खुशियां मनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिसको लेकर जिससे के होने से खुशियां थी अब वही इस दुनिया में नहीं है। तो इस जाधव परिवार पर जमकर यहाँ गम पसरा हुआ है। शासन प्रशासन कार्रवाई करने को लेकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर रहा है। अब इस पर देखना यह होगा कि मृतक अनुराधा को, जो कि दहेज जैसी कुप्रथा के कारण अपने प्राणों को बलिदान कर चुकी है, उसे कब न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बदनावर देवेंद्र यादव ने मामले को लेकर फोन पर बताया कि शीघ्र ही फरार आरोपियों की संपत्ति की जांच कर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, खबर मध्य प्रदेश से पवन वैष्णव बात कर रहा था। हाँ सर, एक्चुअली जो कनवासा में कुछ मृतक थी जिसका नाम अनुराधा यादव था, हाँ उसके संदर्भ में सर अब तक क्या पुलिस कार्रवाई हुई है? सर, आपका वर्जन जानना चाह रहा था। उसमें एफआईआर हुई है, उसमें 304 बी की जी साथ में पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया, पुलिस की सूचना नहीं दी। जी उसकी भी टाइमिंग है। उसके जो मृतिका थी उसके पति है ना, उसके मतलब सास ससुर और दादी सास और दादा ससुर के फाइल में हुई है, एफआईआर हुई है जी और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जी और बाकी के लिए हम लोग जो है उसमें प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। अलग अलग जगह टीमें बना के जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं जी वहाँ पे भेज के लिए उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है, उसके पति की हुई है और उसके ससुर की हुई। सर, ये जो प्रकरण था दर्ज हुआ था, लगभग 4 अप्रैल को उन्होंने आवेदन दिया था और 14 अप्रैल के लगभग एफआईआर दर्ज हुई थी। जी हाँ। तो सर, इतना जो लंबा समय, मतलब 10 दिन का समय लगा, तो ये किस कारण से हुआ था? मतलब पुलिस ने ऐसी क्या प्राथमिकताएं दर्ज की थी उस दौरान? नहीं 4 को एक्चुअली मैं आपको जानकारी है, वो आवेदन देना नहीं, मर्ग कायम हुआ था 4 तारीख को। जी। और जो नवविवाहिता प्रकरण होते हैं कि शादी के 10 वर्ष के भीतर जो जिनकी डेथ होती है उनकी जांच एसडीओपी करते हैं। जी। तो उसमें होता है कि पहले जांच करते हैं, जांच की फिर कौन सा अपराध पा रहा है उस आधार पर कायम भी करते हैं। जी है ना। तो उसमें चूंकि उसमें ये हुआ था कि इनके शुरू में हमने इनके प्रकरण कथन तक के लिए जी फिर अस्पताल से जानकारी प्राप्त की, अस्पताल में क्या बोल के आए थे क्या नहीं आए थे, वो जांच के बाद में कायम होती है। नवविवाहिता होती है, सीधे कायम नहीं होती है। नवविवाहिता मार्ग में पहले किसी भी प्रकरण में नवविवाहिता अगर है तो एसडीओपी उसकी जांच करती है। जांच के बाद में जिस धारा को पाते हैं, जैसे कुछ प्रकरणों में 306 का भी मामला दर्ज होता है। जी। है ना। किसी में 304 भी का होता है जी। या किसी में तो अपराध नहीं निकलता है। जी। तो वो धारा का निर्धारण करने के लिए जो अलग अलग साक्ष्य एकत्रीकरण होता है उसमें जी। मर्ग जांच में, और मर्ग जांच के बाद फिर कायमी होती है। इन मामलों में सीधे कायमी नहीं होती। जी सर, उसमें जब उसकी वो रिपोर्ट थी तो उसमें दिखाया गया था कि कुछ उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। तो जांच के दौरान क्या पाया गया सर? वो हत्या का रूप है या आत्महत्या का? नहीं वो कहीं भी रखते हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जी।
तो उसमें उस चीज पे पहुंच पा रहे, इसी कारण से हम लोग संदिग्ध मृत्यु वाली जो उसमें है, जी संदिग्ध उसकी मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए उसमें अपने 304 में जो सबसे बड़ी धारा इन जैसे प्रकरणों में होती है वो लगाई है उसको। जी। और 304B में ये होता है जी कि जो मामले को सिद्ध करने की जिम्मेदारी जी ना कि भी मतलब उसमें ये मान के चला जाता है कि जिनके द्वारा घटनाक्रम किया गया जो आरोपी है, जी इनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको असिद्ध करेंगे कोर्ट में। तो इसीलिए सबसे बड़ी धारा अगर अपन कहें ना 302 के बाद में सबसे बड़ी, तो वो उनकी 304 होती है। जी इसमें जो भार होता है, साक्ष्य का भार, वो जी। आरोपी पक्ष पे होता है। सर वो जी, संभावित गिरफ्तारी कब तक संभव है सर इन लोगों की जो फरार चल रहे हैं? संभावित हम तो संभावित ढूंढ रहे हैं उनको। अभी कल रात में हमने दबिश भेजी कार्बन क्षेत्र में कुछ गाँव थे, वहाँ पे रात में से हमारी टीमें गई थी। तो हम तो ये अगर अगले दिन मिल जाए तो अगले दिन में गिरफ्तारी करने हैं, उनको प्रयास कर ही रहे सब तरफ से। हम तहसील से उनकी संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। जो आरोपी जो है ये नारायण सिंह है, पवन भाई है, या ये दो और एक जो शारदा भाई है, इनकी संपत्ति की जानकारी हमने तहसीलदार से मांगी है। जी। अगर ये नहीं इनकी गिरफ्तारी है, वैसा चीजें नहीं होगी तो हम वो जानकारी प्राप्त करके उनकी उसकी कार्रवाई भी कराएंगे। जी वो भी हमने तहसीलदार से जानकारी मांगी है। जी। इनकी संपत्ति की, इनके नाम पे कौन सी संपत्ति क्या है। जी, धन्यवाद सर आपका। देश में दहेज रूपी कुरीति के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग अपने घर की लक्ष्मी को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि होनहार छात्रा की जान लेने वाले आरोपियों पर पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।